हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफबीडी बनाना। तो एफबीडी कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एफबीडी बनाना आता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके लिए काफ़ी सिंपल टॉपिक हो जाता है। और एफबीडी का यूज फिजिक्स में हर जगह होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि एफबीडी कैसे बनाते हैं और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब भी आप एफबीडी बनाओ तो आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता होना चाहिए। थर्ड लॉ क्या है वो देखो, आपको न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि आपके पास ये है ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट है बी। ए वाले ऑब्जेक्ट पे मान लो कि बी वाले ने फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में लगाया एफ ए बी। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि बी के द्वारा ए पे लगाया गया फोर्स। तो न्यूटन ने बोला कि अगर बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए पे फोर्स लगाया है तो ए वाला ऑब्जेक्ट भी बी वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। उन्होंने बोला कि ए वाला ऑब्जेक्ट भी बी वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लगाएगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। उन्होंने बोला कि जो फोर्स लगाएगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी और वो सेम टाइप का होगा। सेम टाइप का मतलब है कि अगर यहाँ पे mg वाला फोर्स है तो उधर भी वो mg वाला लगेगा। अगर टेंशन वाला है तो वो उधर भी टेंशन वाला लगेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाएगा। तो सेम टाइप का फोर्स बोला उन्होंने, अपोजिट डायरेक्शन के लिए बोला उन्होंने, और उसका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर बी ने ए वाले ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लगाया तो ए वाला ऑब्जेक्ट भी बी वाले ऑब्जेक्ट पे उधर की तरफ फोर्स लगाएगा एफ बी ए। इसका मतलब समझ रहे हो कि ए के द्वारा बी पे लगाया गया फोर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए। यहाँ पे एफ ए बी इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड में एफ बी ए। दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, अपोजिट होगी और सेम टाइप के होंगे। यहाँ पे सेम टाइप का मतलब समझ लेना, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर का है तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर का होगा। ओके, इतना चीज समझ में आया आपको। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपको। ये एक्शन रिएक्शन पैर बढ़ा रहे हैं, सही बात है, ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि मान लो कि ए वाले ब्लॉक पे ये एक्शन लिया गया है तो हम बोल सकते हैं कि ए की रिएक्शन है ये। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता हो कि कौन सा एक्शन फोर्स है तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसका रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, दुनिया में हर फोर्स की रिएक्शन होती है, चाहे कोई भी फोर्स हो उसकी रिएक्शन हमेशा होती है। रियल फोर्स है उनकी हमेशा रिएक्शन होती है। सूडो फोर्स की कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो सूडो फोर्स है उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, बाकी दुनिया में हर फोर्स की रिएक्शन होती है। देखो, अगर इसने बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए पे फोर्स लगाया तो ए वाला ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर उधर की तरफ फोर्स लगाया तो ये होगी इसकी रिएक्शन। यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। एक पॉइंट और उन्होंने बोला कि जो फोर्स लगेगा वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगी। देख लो भाई, ये इसके ऊपर लग रहा है तो ये इसके ऊपर लग रहा है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे है। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्ड ऐड करना है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स यहाँ पे लगेंगे तो क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, सेम टाइप के होंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जब आप किसी वाटर के अंदर तैरते हो, पानी के अंदर तैरते हो, तो आप क्या करते हो, पानी को पीछे की ओर धकेलते हो। पानी को आप क्या करते हो, पीछे की ओर धकेलते हो। पानी आपको क्या करता है, आगे की ओर धकेलता है। देखो, आपने पानी के ऊपर एक्शन लिया पीछे की ओर तो पानी का रिएक्शन क्या था, वो आपको आगे की ओर धकेला। आपकी हथेलियों के द्वारा पानी के ऊपर पीछे की ओर फोर्स लगाया गया तो पानी ने क्या करा, आपको आगे की ओर धकेला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप वाटर पे एक्ट कर रहे हो फोर्स, तो वाटर आप पे एक्ट कर रहा है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे है यहाँ पे। तो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में पाए जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होंगे यहाँ पे और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। और आगे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूटन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्स की। देखो, फोर्स के बारे में बात होती है तो देखो फोर्स के टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बेसिस पे आपके आता है नॉर्मल फोर्स, एक आपके पास आता है टेंशन फोर्स, एक आपके पास आता है स्प्रिंग फोर्स और एक आपके पास आता है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। ये आपके पास है कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास आता है नॉन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सारे के सारे क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
तो मैं यहाँ पे इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल फोर्स की। जब तक मैं आपको नॉर्मल फोर्स पढ़ा रहा हूँ तो आप नॉर्मल फोर्स पे ही फोकस करना। जब मैं आपको mg पढ़ा दूंगा तो फिर mg के ऊपर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में कि नॉर्मल फोर्स क्या है और कब लगता है, ये हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कि नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को दबा रहे हो। ध्यान रखना कंडीशन क्या है, दबा रहे हो। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को दबा रहे हो तब नॉर्मल फोर्स लगता है। कांटेक्ट की वजह से नहीं, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में तो है लेकिन अगर एक दूसरे को दबा नहीं रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। कांटेक्ट में आने की वजह से तो लगता है ये नॉर्मल फोर्स। बच्चों को डाउट होता है कि कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। सही बात है, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि दो कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे को दबा रही हो। जब दो कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे को दबा रही हो तब नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पे ये है इस तरह से। नॉर्मल फोर्स तो देखो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये परपेंडिकुलर लगता है किसके, कांटेक्ट सरफेस के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कांटेक्ट सरफेस के क्या लगता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और कब लगता है, जब दो कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे को दबा रही हो। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं ए वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मैं mg की चर्चा नहीं कर रहा, केवल अभी नॉर्मल फोर्स की चर्चा कर रहा हूँ, तो नॉर्मल फोर्स पे ही हमें फोकस करना है। कांटेक्ट सरफेस ये है, तो इस वाले कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स n, ग्राउंड की वजह से। यहाँ पे कांटेक्ट है, ये ग्राउंड के सरफेस, ग्राउंड के कांटेक्ट में ये, तो ग्राउंड जो इसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा n। ठीक है, अब मैं इस ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये है ग्राउंड। अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे काम आएगा। ग्राउंड ने इस वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर लगाया नॉर्मल n, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी ग्राउंड पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स, ध्यान रखना सेम फोर्स बोला है मैंने, उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का और सेम फोर्स n लगाएगा ग्राउंड पे। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। देख लो, ग्राउंड ने इस वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर लगाया n, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये वाला ब्लॉक भी ग्राउंड पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, सेम फोर्स, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने बोला सेम, नॉर्मल लगाया इसने तो ये भी इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, अब देखो तरीका क्या है आपको कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन देखने का तरीका ये है आपके पास कि दो एरो आपको ऐसे निकाल दो कांटेक्ट सरफेस से बाहर की ओर, इस तरह से बाहर की ओर निकाल दो, यहाँ पे इस तरह से बाहर की ओर। तो इस वाले कांटेक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना ये कांटेक्ट सरफेस है, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये ऊपर की तरफ, ये इसके ऊपर नीचे, तो दो एरो ऐसे देखो कि बाहर की ओर जा रहे हैं, ऐसे इस तरह से दो एरो बाहर की ओर, तो इस तरह से नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये मैंने बता ही दिया आपको। अब तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम बना के। ये है आपके पास कुछ इस तरह से। अभी मैं केवल नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं तो वही बात करनी है हमें। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कैसे बनाते हैं वो देखो। ए की मैं बात करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ए यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस ये है यहाँ पे, तो इस वाले कांटेक्ट सरफेस की वजह से मैं बोल सकता हूँ Na बोल दूं यहाँ पे। ठीक है, बी यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस ही है, तो बी की वजह से इसके ऊपर लगा Na फोर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बी की। बी वाले पे ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड की वजह से कांटेक्ट सरफेस ये है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स Ng ग्राउंड की वजह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला Ng। अब देखो बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए वाले पे ऊपर की ओर लगाया Na, सुनना ढंग से, बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर लगाया Na, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी बी वाले ऑब्जेक्ट पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। सेम फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा Na।
तो ये हो गया बी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं ग्राउंड के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूँ। तो ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ग्राउंड ने बी वाले ऑब्जेक्ट पे लगाया एनजी, तो बी की रिएक्शन क्या होगी? जब ग्राउंड ने बी पे लगाया तो बी की रिएक्शन क्या होगी? बी वाला ऑब्जेक्ट भी ग्राउंड पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा एनजी, उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये आपको इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले फोटो की। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सी की। सी पे देखो, यहाँ पे सी पे यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगेगा, बी वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से, और कॉन्टेक्ट सरफेस ये है तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ये एन बी बोल देता हूँ, बी की वजह से एन बी लगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बी की। बी को देखो, यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, एक तो यहाँ से कॉन्टेक्ट में था और एक यहाँ से कॉन्टेक्ट में था। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक ही वजह से ये कॉन्टेक्ट सरफेस ही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा एन ए। अब देखो यहाँ पे सुनना ढंग से कि बी वाले ऑब्जेक्ट ने सी वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगाया था एन बी, तो सी की रिएक्शन क्या होगी? सी वाला ऑब्जेक्ट भी बी वाले ऑब्जेक्ट पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम टाइप का फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा एन बी, अकॉर्डिंग थर्ड लॉ के, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ए वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम की। ए वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, यहाँ वाले ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड के कांटेक्ट की वजह से उसके ऊपर लगेगा एन जी। कॉन्टेक्ट सरफेस ये है तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा ये एन जी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, बी वाले ऑब्जेक्ट पे ए वाले ब्लॉक ने ऊपर की तरफ लगाया था एन ए, तो बी की रिएक्शन क्या होगी? ये भी ए वाले ब्लॉक पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम टाइप का फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में एन ए लगाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ये हो गया ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ये एन जी एन बी। अब मैं बात करता हूँ ग्राउंड की। ग्राउंड ने केवल ए वाले पे लगाया, ग्राउंड केवल ए वाले कॉन्टेक्ट सरफेस पे, ग्राउंड केवल ए के कॉन्टेक्ट में है तो केवल यही लगाएगा, ए पे लगाएगा यहाँ पे। तो देखो ग्राउंड ने ए के ऊपर एन जी लगाया तो ए की रिएक्शन क्या होगी? ये भी उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा एन जी। तो इसको छाप लो आप जल्दी से। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल करते रहो, आपको खुद को करना है ये कुछ इस तरह से एग्जांपल है आपके पास। यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये, और कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ग्राउंड के टच में है, ये ए और ये बी। आपको इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो कैसे करना है। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखो, केवल अभी हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स से बताएंगे। ये है आपके पास कॉन्टेक्ट सरफेस, ये है आपके पास कॉन्टेक्ट सरफेस। अब देखो यहाँ पे कि ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, n1 बोल देता हूँ मैं उसको, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं बात करता हूँ ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। ए यहाँ से कॉन्टेक्ट में ग्राउंड के, तो ग्राउंड की वजह से देखो यहाँ पे ऊपर की ओर लगेगा इसके ऊपर एन जी। अब यहाँ पे देखो, जब आपने यहाँ पे बनाया, जो बी वाला बनाया था आपने यहाँ पे, ये देखो ए वाला ब्लॉक, ग्राउंड की वजह से इसके ऊपर लगा एन जी। एक चीज देखो, अभी यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट सरफेस थी, यहाँ पे इसने ए वाले ब्लॉक ने बी के ऊपर n1 लगाया, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? ये भी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में बट सेम फोर्स लगाएगा n1, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स और सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा ये फोर्स। तो ये हो गया n1 यहाँ पे। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे दो एरो बाहर की ओर निकाल दो ऐसे। तो ध्यान रखना कि नॉर्मल फोर्स जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस एक दूसरे को दबा रही हो तभी लगेगा, अगर एक दूसरे को दबा नहीं रही है तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, भले ही वो कॉन्टेक्ट में हो। ओके, ये चीज आपको, ये वाला एग्जांपल देखो। अब आप इसमें आपको ए का बनाना है तो सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से लिखो ए का, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लो इसको, तीनों को सेपरेट कर लो पहले तो आप।
तीनों को सेपरेट कर लो कुछ इस तरह से। ए के ऊपर यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से मैं बोल सकता हूँ बी की वजह से एन बी, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर लगेगा ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस थी, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से मान लो सी की वजह से है तो एन सी, ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस ये है तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन सी। अब देखो यहाँ पे इसने देखो बी वाले ब्लॉक ने ए वाले ब्लॉक पे ऊपर की ओर डायरेक्शन लगा, फोर्स लगाया है एन बी। इसकी रिएक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग थर्ड लॉ, ये वाला ब्लॉक भी बी वाले ब्लॉक पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा यहाँ पे, और सेम फोर्स है तो एन बी। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं सी की बात करता हूँ। सी वाला जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो ये वेज है, ये केवल कांटेक्ट में है किसके, बी के, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बी के कांटेक्ट फोर्स की वजह से होगा। अब देखो यहाँ पे सी वाले ब्लॉक ने इस बी वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाया है एन सी, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी सी वाले ब्लॉक पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा एन सी। ये हो गया एन सी, ओके। आगे आपको मैं बताऊंगा सिस्टम में कैसे लिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपके पास नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक छोटा सा पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्फेरिकल शेप होती है आपके पास, या कोई सर्कल टाइप की फोर्स होती है, सर्कल टाइप की शेप होती है, तो उसका जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है। हम जानते हैं कि स्फेरिकल शेप होती है तो उसका नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास स्फेरिकल शेप का है, और यहाँ पे ये ग्राउंड के टच में है, और ये इसका सेंटर है सी, ठीक है। तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन बतानी है आपको। तो नॉर्मल फोर्स की जब आप डायरेक्शन बताओगे तो यहाँ पे ये इसके साथ कांटेक्ट में है, बिल्कुल इसको टेंजेंशियली समझो, ऐसे टेंजेंट समझो, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि स्फेयर का या सर्कल का जो नॉर्मल होता है उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और उसके सेंटर से पास होता है। जो स्फेरिकल या सर्कल टाइप की शेप है उनका नॉर्मल उनके सेंटर से पास होगा, तो ये नॉर्मल फोर्स है एन, ठीक है। और ग्राउंड की मैं बात करता हूँ, देखो ग्राउंड ने इसके ऊपर लगाया एन, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी ग्राउंड पे उतना ही फोर्स, सेम टाइप का फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग थर्ड लॉ। ये भी उसके ऊपर एन फोर्स लगाएगा, सेम टाइप का फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना कि स्फेरिकल या सर्कल का जो शेप होता है उसका जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है, जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको कुछ इस तरह के एग्जांपल आएंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको कि ये कोई सर्कल है आपके पास और कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, ऐसे इस तरह से। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है वो देखो आप। पहले तो आपको क्या करना है, इस सी को ले लो, यहाँ पे ये जो सर्कल है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्फेरिकल शेप का सी, ठीक है, इसका सेंटर है सी। अब देखो यहाँ वाली कॉन्टेक्ट, देखो दो अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस है यहाँ पे, ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस अलग है और ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस अलग है। तो दो डिफरेंट कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से डिफरेंट नॉर्मल फोर्स होता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स N1 बोल देता हूँ और इसकी वजह से मैं N2 बोल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में यहाँ पे है ये, इसके कुछ यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है ये, टेंजेंट खींचो यहाँ से ऐसे, और इसके यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट में है ये इस तरह से, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचो ऐसे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, वो उसके सेंटर से पास होगा, तो नॉर्मल फोर्स N1 होगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये कांटेक्ट में है, मान लो कि ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो यहाँ का जो नॉर्मल है वो यहाँ के सेंटर से पास होगा ऐसे N2, ठीक है। समझ में आया आपको कि यहाँ का नॉर्मल यहाँ के सेंटर से पास होगा N2। तो स्फेरिकल शेप है तो इसका नॉर्मल उसके सेंटर से पास होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका नॉर्मल इसके सेंटर से पास होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोटिस करके रखना है कि स्फेरिकल शेप वगैरह है तो उनका नॉर्मल उनके सेंटर से पास होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो आपको, आप चाहो तो उसको एक साथ देख लो या फिर टुकड़ों में देख सकते हो, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो आगे, मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह से, इस वॉल का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। अगर इस वॉल ने इसके ऊपर लगाया तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, सेम फोर्स अकॉर्डिंग थर्ड लॉ। कुछ इस तरह से है एक फोटो आपके पास, ये सर्कल है, ढंग से नहीं बना है,
इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। तो दो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से टच में है, इस तरह से टच में है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सरफेस बना लो, बिल्कुल टच में है, यहाँ पे पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो एक सरफेस बना लो छोटी सी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसको कुछ अलग अलग करके सेपरेट लिखो। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे थी वो, ठीक है, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो मैं बोल देता हूँ N1। इस वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से इसके ऊपर जो लगेगा N1, ठीक है। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, जब यहाँ से बनाता हूँ तो इसने इसके ऊपर लगाया N1, तो ये भी इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी इसके ऊपर N1 लगाएगा, सेम टाइप का फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, अगर इसने N1 लगाया तो ये भी इसके ऊपर N1 लगाएगा, सेम टाइप का फोर्स। अभी हमने पढ़ा है नॉर्मल फोर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। तो हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। देखो टेंशन फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो आप। टेंशन फोर्स जो लगता है वो स्ट्रिंग की वजह से लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग की वजह से लगता है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, स्ट्रिंग की वजह से लगता है। स्ट्रिंग केवल खींच सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग केवल खींच सकती है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी रखना कि स्ट्रिंग केवल खींच सकती है, ओके। तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि जो आइडियल स्ट्रिंग होती है, आइडियल स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। आइडियल स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। और वो क्या होती है, मासलेस होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मासलेस होती है। और आइडियल स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है, ओके। अगला पॉइंट आपको ये लिखना है यहाँ पे कि स्ट्रिंग के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे स्ट्रिंग के ऊपर, उसके अंदर उतना ही टेंशन जनरेट होता है, उतना ही टेंशन क्या होता है, जनरेट होता है। ये आपको अपने शब्दों में लिखना है कि स्ट्रिंग के ऊपर आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो उसके अंदर उतना ही टेंशन फोर्स जनरेट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना कि स्प्रिंग के ऊपर आप जितना स्प्रिंग जो स्ट्रिंग होती है उसके ऊपर जितना टेंशन होता है वह उतना ही फोर्स लगाती है। तो जितना टेंशन होता है स्ट्रिंग के अंदर वह उतना ही फोर्स लगाती है, जितना टेंशन होता है उतना ही फोर्स लगाती है। जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर, उसके अंदर उतना ही टेंशन जनरेट होता है। आइडियल स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है और वो मासलेस होती है और स्ट्रिंग केवल खींच सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये 4-5 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रिंग के बारे में। अब देखो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। मान लो कि मेरे पास ये है ऑब्जेक्ट ए और एक बंदा है यहाँ पे, ये इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने हाथों से। इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है। अब तो ए वाले ब्लॉक पे आपको टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर की, ठीक है। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर होती है। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो देखो आपको क्या करना है कि ए वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर स्ट्रिंग को क्या करना है, ऐसे कैसे बढ़ा दो स्ट्रिंग। अब टेंशन फोर्स की डायरेक्शन देखनी है इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो, स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो। जिस डायरेक्शन में आप इसको खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी। स्ट्रिंग को बोलो, पकड़ो पहले तो, फिर बोलो कि खींचो। जिस डायरेक्शन में आप इस स्ट्रिंग को खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी। स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो, तो आपने टेंशन फोर्स इधर की तरफ। अब इस आदमी पे मुझे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, इसके ऊपर स्ट्रिंग बना दो, स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो। जिस डायरेक्शन में आप इस स्ट्रिंग को खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी टी। इस तरह से टेंशन फोर्स की डायरेक्शन देखी जाती है। तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपन लोग। अब तक हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया और टेंशन फोर्स पढ़ लिया। तो देखो आपके पास ये है ए ब्लॉक, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं दोनों, ये बी ब्लॉक, और एक है यहाँ पे आदमी इनको खींच रहा है स्ट्रिंग की हेल्प से, ठीक है। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। देखो दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो उनके अंदर टेंशन फोर्स भी डिफरेंट होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको टी नहीं कर देना। यहाँ का टेंशन है T1 और यहाँ का टेंशन है T2। आपको एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब तक हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ा और टेंशन फोर्स पढ़ा, तो ये दो फोर्स ही हम इसमें दिखाएंगे। अब मैं एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ।
ए वाले ब्लॉक पे यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से मैं बोल देता हूँ कि N1, ठीक है। यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से N1 जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अब स्ट्रिंग बना दी यहाँ पे, स्ट्रिंग लगा दी यहाँ पे, तो अब टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखनी है, स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो, जिस डायरेक्शन में आप इस स्ट्रिंग को खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी T1। यहाँ का टेंशन T1 था। अब मैं बात करता हूँ बी वाले की। इसके ऊपर दो स्ट्रिंग मैंने बना दी, इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगेगा N2 इसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो कॉन्टेक्ट सरफेस नॉर्मल, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस जो कॉन्टेक्ट फोर्स है नॉर्मल, वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रस्सी को पकड़ो और बोलो खींचो, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या है, सेम रहेगा, तो T1 लगेगा यहाँ पे, T1 लगेगा यहाँ पे। रस्सी को पकड़ो और बोलो खींचो, तो T2 लगेगा इधर की तरफ। आप पकड़ोगे और खींचोगे तो उधर की तरफ भी खींच सकते हो, तो T2, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप इस स्ट्रिंग को खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की होगी। अब आपको इस आदमी का बनाना है, तो आदमी यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस इसके ऊपर लगेगा N3, और स्ट्रिंग बना दो यहाँ पे, तो स्ट्रिंग की वजह से लगेगा इसके ऊपर T2, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, पूरी स्ट्रिंग के अंदर T1 ही जनरेट होगा। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो, ग्राउंड ने ए वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ N1 लगाया, तो एक ही रिएक्शन क्या होगी, ये भी उसके ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा अकॉर्डिंग थर्ड लॉ N1, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N3। अब तक हमने mg नहीं पढ़ाया, तो mg हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है और किस तरह से डिफाइन की जाती है टेंशन फोर्स की। ये तो हो गया टेंशन फोर्स। अब मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ पे mg के बारे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, टेंशन फोर्स हो गया हमारे पास ये। स्प्रिंग फोर्स और हम फ्रिक्शन फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करता हूँ मैं mg की, ठीक है। यहाँ पे mg की, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यूज होंगे। स्प्रिंग फोर्स का अलग अपना है, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। mg देखो, mg फोर्स क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी हम जो जितना हमें यूज होता है वो पढ़ेंगे। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, और ये है ग्राउंड आपके पास, ये है आपके पास ग्राउंड, ये आपके पास ग्राउंड है और ये m मास का ऑब्जेक्ट है। इसको u बराबर 0 से छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो इसके ऊपर लगता है जो अर्थ है, जो अर्थ है यहाँ पे जो पृथ्वी है, वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है m इंटू जी। अर्थ की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है mg, और ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होता है। ध्यान रखना, ये जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होता है। तो अर्थ ने इस m वाले ब्लॉक पे mg फोर्स लगाया, तो देखो अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी अर्थ के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा mg। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अर्थ ने इस वाले ऑब्जेक्ट पे लगाया mg, तो अर्थ भी देखो, अर्थ ने इसके ऊपर लगाया, तो ये वाला ब्लॉक भी अर्थ के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा mg। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे आता है तो उसके ऊपर mg फोर्स लगता है, अर्थ की वजह से अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना चीज़ें आपको पता होगी। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ लिया नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और mg फोर्स पढ़ लिया हमने, बाकी फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EMF वगैरह क्लास 12 के टॉपिक्स है, ओके। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको कुछ इस तरह से। अब आपने mg वगैरह, नॉर्मल फोर्स वगैरह सारे पढ़ लिए, तो कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। ये ये इसको मान लो ये m1 है, ये m2 है, वो m3 है। यहाँ का नॉर्मल फोर्स है n3, यहाँ का नॉर्मल फोर्स है n2, और यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस का नॉर्मल फोर्स है n1, और ये है ग्राउंड, ओके। और कुछ इस तरह से है आपके पास। एक और है, ये है m1 और ये है m2। यह अभी मैं आपको यहाँ पे सिस्टम में कैसे लेते हैं वो भी सिखाऊंगा, और वैसे सेपरेशन करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से क्या करता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये m1 ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक है, और ये है m3 ब्लॉक। आप एक बार खुद से ट्राई करना। और इधर से एक बंदा है जो यहाँ पे देखिए F फोर्स लगा रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करना है, फिर बाद में करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले मैं इस वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम की।
यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको इस तरह से बनाना है फोटो, कुछ इस तरह से बिल्कुल साथ में बनाना है आपको, अलग अलग नहीं बनाना है, साथ में बनाना है। देखो, यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से इस वाले ब्लॉक पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, जिसको मैं बोल देता हूँ N1। ठीक है, यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से इसके ऊपर लगेगा एक N1। खुद के वेट के कारण लगेगा इसके ऊपर mg, जो ग्राउंड की ओर लगेगा नीचे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट mg। ये हो गया इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, m1g होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो इसके ऊपर देखो, यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगेगा आपके पास नॉर्मल N2। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो आपको हर एक फोर्स का रीजन पता होना चाहिए कि ये फोर्स क्यों लग रहा है इसके ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ वाली देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर N1 लगाया तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी उसके ऊपर N1 लगाएगा। सेम फोर्स, सेम टाइप का फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा, सेम होगा। ये हो गया N1। खुद के वेट के कारण इसके ऊपर लगेगा mg, जो ग्राउंड के ऊपर नीचे की ओर लगेगा सीधा mg। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले फोटो की। इस वाले फोटो की मैं बात करता हूँ आपके पास। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे M1 की। मान लो कि इसने F फोर्स लगाया है इसके ऊपर, तो इधर की तरफ इसके ऊपर लगाया गया फोर्स F। ये M1 ब्लॉक था। यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से मैं बोल देता हूँ N1।